चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली क्या है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल इज नॉट कांस्टेंट। तो जो एक्सेलरेशन उसका बहुत रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। ये ऑलरेडी हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी का जो बेसिकली डायरेक्शन है ऑफ कोर्स वो चेंज होगी, है ना। वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी, बट जो ये एरो है इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि स्पीड वो कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये देखो ये स्पीड है, अगर इतनी है, अगर मतलब जो हमारी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है तो बेसिकली जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है तो बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विच इज स्पीड ये है बढ़ती रहेगी, है ना। मान लो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है। क्लॉकवाइज मोशन भी दिखा सकते हैं आप, स्पीड घट भी सकती है। स्पीड घटने का मतलब देखो पहले अगर इतनी है तो फिर ये एरो कम कर दो कम कर दो कम कर दो, ठीक है। तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। तो देखो सर्कल की जो डायरेक्शन आती है ना, ये सर्कल की जो शेप है ये तो डेफिनेटली किसकी वजह से आती है, रेडियल एक्सिलरेशन की वजह से, है ना। कि बॉडी ऐसे जाना चाहती थी बट क्योंकि ये सेंटर की तरफ कुछ फोर्स है तो इसलिए उसने टर्न लिया। तो ये जो सर्कुलर मोशन का जो एक सर्कल की शेप है ना वो सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन की वजह से ही आती है। लेकिन अब यहाँ पे जो स्पीड बढ़ रही है वो किसकी वजह से, एटी। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सर्कल की शेप के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखते हो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ही लगती है सिर्फ, लेकिन इसमें स्पीड भी बढ़ रही है तो डेफिनेटली कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। क्योंकि ये फोर्स, अगर ये फोर्स जो है ये वेलोसिटी है ऑफ कोर्स ये इसके परपेंडिकुलर तो इसकी स्पीड तो कभी बढ़ा नहीं सकता। तो अगर मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है घटानी तो इसी के डायरेक्शन या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इसी के डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होना चाहिए हमारा किसका, एक्सेलरेशन का, विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारी एक्सेलरेशन के दो, एक रेडियल कंपोनेंट एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। रेडियल कंपोनेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको हम वी स्क्वायर आर भी बोलते हो। टेंजेंशियल कंपोनेंट डी वी बाई डी टी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स बिकॉज ये जो कंपोनेंट है एक इस डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो ये 90 डिग्री पे, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट है वो है अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए आर क्या है, वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी क्या है, किस रेट से हमारी वेलोसिटी बढ़िया घट रही है विच इज डी वी बाई डी टी। तो ये फाइनली हमारा मतलब जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का क्या आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन अलोंग इस डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। उसका कंपोनेंट हो गया बेसिकली। नेक्स्ट है ओके तो ये बेसिकली नॉन सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट क्या है, अब इसी से ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फाइनली अपने। क्या दे रखा है, अ कार गोज ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, द स्पीड इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज म्यू, फाइंड द स्पीड एट विच कार विल स्किड, ठीक है। ओके तो क्या होगा बेसिकली, हम हमारी जो एक्सेलरेशन है देखो हमें इधर का स्पीड बढ़े तो यानी कि टेंजेंशियल है ये एक्सेलरेशन, तो रेडियल डायरेक्शन ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर कर देंगे हम, ये हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दे देगा विच इज इक्वल टू वी बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ये जो ए हमें दे रखा है, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी ए आर जो होता है वो वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, राइट। तो ये हमारा रिजल्टेंट, इसको रिजल्टेंट लिख देते हैं, ए डैश लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्पीड एट विच कार विल स्किड, तो कार कब स्किड होगी, जब आप ये देख सकते हैं कि है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब अगर हम इसकी पिक्चराइजेशन करें कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, स्पीड बढ़ रही है, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन टायर्स म्यू है, तो स्पीड निकालनी है बेसिकली, है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है यानी कि एम ए डैश जब फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एम ए डैश जब फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा तब हमारी क्या हो जाएगी, कार स्किड हो जाएगी, ठीक है। जस्ट जब फ्रिक्शन के इक्वल होगा तो कार स्किड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एम हमें, ठीक है, एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगी नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स जो है वो फ्रिक्शन के इक्वल होगी, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एम जी, तो एम एम यहाँ से कट गया तो वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख देंगे एम स्क्वायर जी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू
अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये एम कटेगा यहाँ से, ये म्यू है तो ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे, वी स्क्वायर आ गया आर अंडर रूट म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा वी स्क्वायर आ गया। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि वी क्या आ गया, वी क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर आप लिखें तो आर अंडर रूट आर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ, तो ये हमारा वी आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 kg का जो ब्लॉक है इन द फिगर इज अटैच्ड टू सर्कुलर रोड। अच्छा यहाँ पे फिगर में से है, अच्छा फिगर देखिए कैसे होगी, यहाँ पे ये है बेसिकली, ठीक है, एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे दो ऐसे हमने, ठीक है, दो ऐसे फिक्स्ड स्ट्रिंग्स लाइक वर्टिकल रॉड्स, ठीक है, 4 kg का ब्लॉक है, और ये बेसिकली क्या है, रॉड है यहाँ पे, ठीक है, इज अटैच्ड टू वर्टिकल रॉड बाय मींस ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। ये एक रॉड है, ये एक स्ट्रिंग है जो टाइट है बेसिकली, ठीक है, टाइट स्ट्रिंग्स है यहाँ पे। ओके, व्हेन द सिस्टम रोटेट्स, अब क्या है, सिस्टम रोटेट करेगा, ऐसे मान लो रोटेशन हो रही है इस डायरेक्शन में, द 2 स्ट्रिंग्स आर एक्सटेंडेड, ऑफ कोर्स रोटेशन हो रही है तो इस पे शूडो फोर्सेस लगेंगे कुछ, है ना, ये खिंचावट होगी इसके, है ना। आपको पहले ही बताया था कि शूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जब रोटेशन होगी तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ एक शूडो फोर्स लग रही है, जिसको हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द सिस्टम टेक इन ऑर्डर दैट स्प्रिंग इन अपर स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। तो आप सिंपल ऐसे ही बोल सकते हो कि इधर टेंशन T1 होगी और इधर टेंशन T2 होगी, ठीक है। रोटेशन हो रही है मतलब ये टेंशन के, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा T1 साइन थीटा, ठीक है, और ये T2 साइन थीटा, और ये जो यहाँ पे फोर्सेस होंगी इस डायरेक्शन में वो हो जाएगी T1 cos थीटा। या आप ऐसा कर लीजिए, थोड़ा इसको, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, इसको थीटा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम थीटा ले लेते हैं, राइट। तो ये T1 T2, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये T1 cos थीटा और ये T2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या है, T1 साइन थीटा T2 साइन थीटा, और यही जो दो फोर्सेस हैं ये हम इनर्शियल, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हैं जब, तो आप देखो कि किस डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ, बेसिकली सेंटर, रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है ना, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्सेस है वो हमारी सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हो तो आप क्या कर सकते हैं, वहां शूडो फोर्स लगाइए और बैलेंस कर दीजिए फोर्सेस को। तो दोनों तरीके से करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ तरीके से हम कर लेते हैं वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द सिस्टम मेक इन ऑर्डर दैट अपर स्ट्रिंग में 60 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है, ओके। और हमें क्वेश्चन में बेसिकली दिया हुआ है कि ये जो है ये 2 मीटर है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ 1.25 मीटर और ये लेंथ 1.25 मीटर है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे डायग्राम है, ये 2 मीटर है, ये 1.25 मीटर है, और ये नीचे वाली लेंथ भी 1.25 मीटर है। अगर मैं सेंटर से ऐसे लेती हूँ तो तभी ये, अगर मैंने ये एंगल लिया ऑफ कोर्स, तो ये एंगल इक्वल है, मतलब ये एंगल भी इक्वल ही है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये बेसिकली ये थीटा है तो ये नीचे वाला भी थीटा ही है, बिकॉज हम सेंटर से ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है, राइट, और ये एंगल क्या है 1, ये सॉरी ये लेंथ 1 है, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है, cos थीटा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.25 क्या होता है 5/4, तो ये 5/4, तो ये cos थीटा हमारा यहाँ आ गया 4/5, और cos थीटा हमारा 4/5 कब होता है एंगल, ठीक है, cos थीटा हमारा 4/5 आ गया,
आपको पता है ना साइन, देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। साइन 37 क्या होगा 3/5, कॉस 37 क्या होगा 4/5। तो बेसिकली हमारा ये क्या एंगल हो गया, हमारा 37 एंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारा 37 आ गया कॉस थीटा, तो इधर से साइन थीटा बेसिकली 3/5 आएगा, है ना। एनीवेज हमें खैर आपको ये पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट, हम सीधा इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा 4/5 आ गया ना। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे अगर मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम देखो ना यहाँ पे, तो ये T1 कॉस थीटा है, ये T2 कॉस थीटा है, और एक और फोर्स है mg नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम बैलेंस करेंगे इसको, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, तो T1 cos थीटा इक्वल टू T2 cos थीटा प्लस mg। तो T1 cos थीटा बेसिकली T1 माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सिचुएशन निकालनी है कि T1 60 न्यूटन रहे, है ना। तो T1 हमें पता है 60 न्यूटन है, और cos थीटा भी हमें पता है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा, ठीक है। तो T2 क्या है, T1 माइनस mg बाय cos थीटा, ये T2 है। तो इससे हमें बेसिकली T2 मिल जाएगा। तो T2 क्या आया है, T1 माइनस mg बाय cos थीटा, राइट। T1 60 है माइनस m, ठीक है, m हमें 4 दिया हुआ है, राइट। 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 4/5, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन बेसिकली ये हमारा आ गया। इसको अगर थोड़ा और वो करना है तो इसको 9.8 ले लो, तो ये जो चीज बेसिकली आ जाएगी यहाँ पे, ये 49 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा मतलब एग्जैक्ट निकालना तो जी को 9.8 लिया, T2 आ गया 11 न्यूटन, ठीक है। हमारा T2 यहाँ से 11 न्यूटन आ गया। अब क्यों T2 निकाला, देखो क्योंकि हमें टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग निकालना है ना। व्हाट इज द टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग, वो तो आ गई T2, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें ये भी निकालना, हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर मिनट मस्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू, है ना। मतलब हमें पहले तो दो कंडीशन, एक तो टेंशन और रेवोल्यूशन पर मिनट भी निकालना है कि अपर स्ट्रिंग में 60 न्यूटन रहे। तो रेवोल्यूशन कितने हमने, हमारी T1 60 न्यूटन आ गया, T2 आ गया 11 न्यूटन, ठीक है। अभी हमने डिस्कस करा था कि ये इस दो डायरेक्शन में थी, T1 साइन थीटा और T2 साइन थीटा, दोनों सेम ही है बेसिकली। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। किसके लिए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए, सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए बेसिकली। तो T1 प्लस T2 विच इज इनटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा क्या आएगा 4/5, तो साइन थीटा 3/5 हो जाएगा, इनटू m ओमेगा स्क्वायर बाय r, m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ठीक है। तो अच्छा r कितना होगा, ये आ रहा है ना, यहाँ से ये आ रहा है, ये 1.25 है, ये 1 है, तो ये r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा √1 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 1.25 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा 0.75 मीटर, ठीक है। ये तो हमारा r आ गया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इजीली निकल सकता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 60 प्लस 11 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय मास 4 है और r 0.75 आया है। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 14.2 रेडियंस पर, नहीं 14.2 है। अब इसका अंडर रूट करेंगे आप, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 14.2 जो कि आ जाएगा 3.768 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा ओमेगा आ गया, दिस इज ओमेगा। और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, क्वेश्चन में हमें निकाले हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली, नॉट रेडियंस में नहीं निकालना है ना। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ओमेगा को रेवोल्यूशंस पर मिनट कितने पर मिनट होंगे, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली सीधी सी बात है कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट हमें निकालना है। तो इधर चेंज कर देंगे 3.67 है ना, 1 रेडियन में कितने हैं 2 पाई, सॉरी 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो 1 रेडियन में 1/2 पाई आपको करना पड़ेगा, और डिवाइड में सेकेंड है तो
सेकेंड्स है तो 1/60 हो जाएगा, तो ऊपर जाके वो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, दिस विल बी 36 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो ये पर मिनट में कितने रेवोल्यूशंस होंगे ये हमारे निकल गए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशंस को बोल कि कितने इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ओमेगा है, बस ये चीज ओमेगा है, ये रेडियंस पर सेकंड में है और ये रेवोल्यूशंस पर मिनट में है, वही चीज है, ठीक है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट h विद, एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ हाइट h, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो आपको पता था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v स्क्वायर, बेसिकली एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, तो r रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, और a परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो a इस डायरेक्शन में होना चाहिए जो कि g है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है a परपेंडिकुलर g है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय g, ये हमारा आंसर होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है v है अंडर रूट 2gh, तो v स्क्वायर 2gh बाय g हो जाएगा, तो हमारा जो r है यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो r क्या आ गया 2h, ठीक है। तो हमारा यहाँ C जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द टाइम व्हेन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ये आप लिख सकते हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे हम, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे तो हमें पता है कि हमने पहले भी देखा है, पहले भी पढ़ा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इनटू r होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाए तो। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अब अल्फा इंटू r और ओमेगा आप क्या लिख सकते हो, देखो ओमेगा रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर वो रेस्ट से शुरू होता है, रेस्ट से ही हम मानेंगे, अज्यूम करेंगे रेस्ट से शुरू है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा अल्फा टी, तो ए आर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर, ये ए आर है इज इक्वल टू अल्फा आर, हमें टाइम ही तो निकालना है ना, हमें वो टाइम निकालना, तो इधर से आपका वो टाइम निकल जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा आर डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर आर, तो आर कट गया, आ जाएगा 1 बाय अल्फा, तो इधर से जो टी आ गया वो आ गया 1 बाय अंडर रूट अल्फा, ये हमारा टाइम आ गया।